नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप। आज तारीख है 8 फरवरी साल 2026 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, पाकिस्तान, भारत समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताएंगे कि अब मोदी समेत मोदी के जितने करीबी हैं उनका नाम एप्स्टीन फाइल में खुल के निकल के सामने आ रहा है। और सबसे बड़ी बात इस फाइल में आपको आज देखने को मिलेगी कि अब तक तो केवल ये था कि मोदी इजराइल गए थे एप्स्टीन फाइल के कहने पे और साथ ही वहां पे नाच गाना करते थे, लेकिन अब बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। अब बात लड़कियों की सप्लाई पे आ चुकी है और ये अपने आप पे बहुत सनसनीखेज खुलासा है जिसको आज आप इस चैनल पे देखेंगे। और साथ इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि अब ईरान ने हमला करने के लिए अपनी तैयारी दोस्तों फिर से शुरू कर दी है और इस तैयारी में क्या कुछ ईरान कर रहा है, क्या कुछ करने वाला है, इसके बारे में हम आपको डिटेल बताएंगे। और साथ ही ये भी बताएंगे कि अब्बास अराची ने जिस चीज को होल्ड किया था कि मीटिंग हुई, मीटिंग में डिस्कशन हुआ, लेकिन इसके बावजूद अब्बास अराची ने ना हाँ बोला ना बोला, चीज को बीच में होल्ड कर दिया था। लेकिन फाइनली अब्बास अराची का भी बयान निकल के सामने आ गया और अब्बास अराची ने क्या कुछ कहा है इसके बारे में भी हम आपको डिटेल बताएंगे। और साथ ही इजराइल के ऊपर तुर्की इस समय एक्शन मोड में है और इजराइल के मोसाद के एजेंटों को ढूंढ के पकड़ के अरेस्ट कर रहा है। और ऐसा क्यों कर रहा है, इसके पीछे क्या वजह है, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। और साथ ही गजा की इस समय क्या सूरत हाल है, इस पर भी हम डिटेल में आज बातचीत करेंगे। यानी यकीन मानिए दोस्तों, आज की जो खबरें हैं बहुत ज़्यादा अहम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दीजिएगा। और साथ ही इस वीडियो को आप कहां से देख रहे हैं कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। तब तक एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं। सबसे पहले और सबसे अहम जो खबर है वो इस समय दोस्तों ईरान से निकल के सामने आ रही है। दरअसल ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत हुए 2 दिन हो गए। इन 2 दिनों में लगातार अलग अलग डेवलपमेंट देखने को मिली। सबसे पहले ईरान जब मीटिंग करता है और उसके बाद कहता है कि आपकी जो भी डिमांड है हम लेके वापस आ रहे हैं। उम्मीद है कि जल्द मुलाकात होगी, लेकिन मुलाकात से पहले हमको अपने सीनियर डिप्लोमेट से या फिर अपने प्राइम मिनिस्टर से, अपने राष्ट्रपति से और सबसे बड़ी बात हमें अपने सुप्रीम लीडर से डिस्कशन करना होगा कि भाई साहब तुमने जो डिमांड की है उस पर हम काम कर पाएंगे या नहीं। अब ये बात अब्बास अराची वहां पे बोल के चले आते हैं और फाइनली आज अब्बास अराची का बड़ा बयान निकल के सामने आता है। और अब्बास अराची ने साफ तौर पर कहा कि यह जो इजराइल है, ये जो अमेरिका है, ये अपनी ताकत तो बढ़ाना चाहता है, लेकिन हमें कहता है कि ताकत लिमिट कर दो, अपने मिसाइल के प्रोग्राम को रोक दो, यूरेनियम बनाना छोड़ दो। तो आज साफ तौर पे अब्बास अराची ने कहा कि ये चीजें नहीं हो पाएंगी, ये हमारा राइट टू डिफेंस है और इसमें अब कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। यानी आज अब्बास अराची ने बड़े साफ तौर पे कहा है कि बातचीत का कोई खास मकसद या फिर कोई खास मतलब निकल के सामने नहीं आ रहा है, चूंकि जो डिमांड इजराइल और अमेरिका ने की है वो डिमांड हमें मंजूर नहीं है और ऐसे हाल में अब मीटिंग का कोई खास मतलब निकल के सामने नहीं आएगा। यानी साफ तौर पे ईरान ने ये कह दिया कि ना ही अपने यूरेनियम के मामले में हम कोई कॉम्प्रोमाइज करेंगे, ना ही हम अपने बैलिस्टिक मिसाइलों के प्रोग्राम में कोई भी ढिलाई बरतेंगे और साथ ही प्रॉक्सी वार के बारे में तो बात ही नहीं हो रही। यानी जो 3 शर्तें अमेरिका ने इजराइल के भाषण के बाद ईरान के सामने रखी थी, उन तीनों शर्तों में से कोई भी शर्त इसमें ईरान को मंजूर नहीं है। और साथ ही रही बात हमला करने की, तो उस पर अब्बास अराची ने बड़े साफ तौर पे कहा है कि देखिए हमारी ताकत इतनी नहीं है कि हम अपनी मिसाइलों से अमेरिका को नुकसान पहुंचा लें। अब आपके दिमाग में आएगा कि भाई साहब ईरान के पास तो बैलिस्टिक मिसाइल है, ईरान के पास खुर्रम शहर 4 जैसी मिसाइलें जो 10-10, 12-12 हज़ार किलोमीटर की रेंज रखती हैं, वो भी इफेक्टिव रेंज। तो ऐसे हाल में आपने ऐसे कैसे बोल दिया कि ईरान नहीं मार सकता। देखिए मिसाइल पहुंचना अलग बात है, लेकिन मिसाइल का प्रीसियसली अटैक करना अलग बात है। अमेरिका को आप इतने हल्के में भी नहीं ले सकते। डिफेंस के फील्ड में अमेरिका बहुत आगे है। इनकी मिसाइल पहुंचेगी तो, लेकिन चाहे थार्ड डिफेंस सिस्टम हो और चाहे जो इनका पेट्रियट डिफेंस सिस्टम हो, चाहे अलग अलग और जो इनके गोल्डन डोम के सपने हैं, ये तमाम डिफेंस सिस्टम उस मिसाइल को इंटरसेप्ट कर लेंगे। और उसके पीछे बड़ी वजह दोस्तों ये है कि चूंकि टाइम गैप जाता है, 10,000 किलोमीटर की रेंज मान लीजिए इस मिसाइल की है, ये हम मानते हैं, लेकिन 10,000 किलोमीटर कवर करने में कम से कम 20 से 25-30 मिनट का वक्त लग जाएगा। और 30 मिनट में अमेरिका अपने डिफेंस सिस्टम को बड़े आराम से डिप्लॉय करके तैनात कर लेगा। और उसके पीछे वजह यह है कि पहला डिफेंस सिस्टम जो अमेरिका का है वो तो ईरान के अगल बगल ही है। तो ये अमेरिका को टारगेट करके अगर फायर भी करते हैं तो ऐसे हाल में ये बीच वाले डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्ट करने की कोशिश करेंगे, जैसे कतर वाला करेगा, सऊदी वाला करेगा, फिर जॉर्डन वाला करेगा, साइप्रस वाला करेगा। और इनसे भी नहीं हुआ तो फिर अमेरिका में जो डिफेंस सिस्टम है वो इंटरसेप्ट कर ले जाएगा। तो ऐसे हाल में बड़े साफ तौर पर अब्बास अराची ने यह बात बोली कि भाई साहब ऐसा है, हमारे पास वो क्षमता नहीं कि हम अमेरिका को नुकसान पहुंचा देंगे, लेकिन इस बात को अमेरिका बड़े साफ तौर पर जान ले कि अगर हमारे ऊपर हमला करने की कोशिश अमेरिका करता है तो ऐसे हाल में हम इनके आसपास के जितने बेसेस हैं
उनको तबाह कर देंगे, भले ही किसी और की ज़मीन पे हो, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। मतलब ईरान ने बड़े साफ तौर पे ये बात आज बोल दी है, बड़े ही क्लियर अंदाज में बात बोल दी है कि हम पे हमला हुआ तो ना ही सऊदी सुरक्षित रहेगा, ना ही कतर सुरक्षित रहेगा, ना ही जॉर्डन सुरक्षित रहेगा, ना ही साइप्रस सुरक्षित रहेगा। यानी कोई भी सेफ्टी जोन में अपने आप को ना रखे, हम सबको तबाह और बर्बाद कर देंगे। इसी के बाद दोस्तों अब बड़ी अपडेट ये निकल के सामने आई है, हालांकि बहुत ज़्यादा कंफर्मेशन के साथ इसको नहीं बता सकता, लेकिन हाँ जो विजुअल्स निकल के सामने आए हैं कि अमेरिका ने अपने खतरनाक B-2 बॉम्बर को, जो कतर के अंदर अल उदीर एयरबेस है, वहाँ पे डिप्लॉय कर दिया है। यानी कई सारे B-2 बॉम्बर को इस समय अमेरिका अल उदीर एयरबेस पे कतर के अंदर भेज रहा है। तो कहीं ना कहीं इस बात के क्लियर कट अंदेशे लग रहे हैं कि अमेरिका कुछ तो प्लानिंग कर रहा है। चूँकि अगर आप सिनारियो देखें तो कल सुबह ही जो यूके है उसने 5 से 6 फाइटर जेट को डिप्लॉय किया था, उससे पहले टाइफून को डिप्लॉय किया गया था, उससे पहले B-2 बॉम्बर भी आया था, उससे पहले F-35 आ गया था, फिर F-16 आ गया था, साथ ही रैप्टर्स आ गए थे, साथ ही जो टैंकर्स हैं वो आ गए थे, फिर अब्राहम लिंकन आ गया, फिर जॉर्ज बुश आ गया। और ये तमाम चीज़ें कंटिन्यूसली प्रोसेस के साथ आ रही हैं। तो ये कह देना कि भाई साहब हमला नहीं होगा सरासर बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि इसके पीछे बड़ी वजह दोस्तों ये है कि ईरान किसी भी शर्त को मानने को तैयार ही नहीं है। अब ईरान के पास न जाने ऐसी कौन सी कुदरती ताकत है, कितने हथियार भेजने के बावजूद भी ईरान ने अमेरिका की एक बात को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया, एक भी बात मानने को तैयार नहीं। दूसरा कोई देश होता अब तक झुक जाता, निगोशिएट करता, बातचीत करता, लेकिन ईरान ना कुछ सुनने को तैयार है, ना कुछ बर्दाश्त करने को तैयार है। इवन अपने मिसाइल प्रोडक्शन को ईरान और तेजी के साथ इनहेंस कर रहा है दोस्तों। खैर, इधर अमेरिका को नुकसान पहुंचाने के लिए चाइना ने एक ऐसा खतरनाक कदम उठाया है जिसको सुनने के बाद आज आप हैरान हो जाएंगे। दरअसल पूरी दुनिया में जब इंटरनेट बंद होता है, जैसे ईरान ने बंद किया, तो स्टारलिंक फौरन पहुंच गया ईरान के ऊपर और वहाँ के इंटरनेट को एक्टिव करके वहाँ से खुफिया जानकारी चुरा चुरा के भेज रहा था। भारत के ऊपर भी स्टारलिंक उड़ता हुआ नजर आता है। इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए चाइना ने अपना एक ऐसा डिफेंस सिस्टम बनाया है, अपना एक ऐसा वेपन बनाया है जिसकी मदद से चाइना स्टारलिंक को चंद सेकंडों में डिस्ट्रॉय कर देगा। और साथ ही कोई भी सेटेलाइट हो, चाहे वो सर्विलांस सेटेलाइट हो या फिर उससे कोई CCTV कैमरा लगा के आप लगा दें या फिर कोई और पर्पस से हो, लेकिन अगर वो चाइना के टेरिटरी में आया तो ऐसा एक माइक्रोवेविक वेपन चाइना ने बना लिया है जो 16,000 गीगाबाइट की फ्रिक्वेंसी से किरण छोड़ेगा। और इतनी फ्रिक्वेंसी से कोई भी किरण किसी भी ऑब्जेक्ट पे जाके टकराती है तो उसका रिजल्ट बड़ा कॉमन है, बड़ा सिंपल है कि वो चीज़ फ़ौरन पिघल जाएगी। इसका एक छोटा सा वर्जन जो लेज़र बीम वाला है, इजराइल ने बनाया है, उसको लेके पूरी दुनिया में इतना हवा मचा हुआ है, तो इसका बाप बना लिया है चाइना ने। तो आप सोचिए कि चाइना का ये वेपन कितना खतरनाक है। खैर दोस्तों, इधर इजराइल की भी मुसीबतें लगातार कम नहीं हो रही हैं। इजराइल के ऊपर तुर्की इस कदर नाराज है कि आज तुर्की ने अपने देश के अंदर जितने भी मोसाद के एजेंट हैं उनको ढूंढना शुरू किया। खासकर 2 सस्पेक्ट की फोटो रिलीज की और रिलीज करने के बाद कहा कि जो भी इनको जिंदा या मुर्दा हमारे सामने पेश करेगा उसको अच्छा इनाम दिया जाएगा। अब ऐसा तुर्की क्यों कर रहा है? तुर्की को एक बात बहुत साफ पता है कि जो चीज़ें ईरान में चल रही हैं, आज हमने मोसाद को कंट्रोल नहीं किया तो वो चीज़ें तुर्की में भी चलने में वक्त नहीं लगेगा। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो लगातार ईरान के अंदर ब्लास्ट होना, लगातार आग लग जाना, लगातार वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हो जाना जिसके बाद वहाँ की इकोनॉमी गड़बड़ा जाती है, कभी प्रोटेस्ट हो जाना, कभी आग लग जाना, कभी इतने लोगों का मारा जाना, महिलाओं के साथ गलत काम होना, मतलब गृहयुद्ध जैसी स्थिति मोसाद ने मचा दी थी। और सेम चीज़ तुर्की नहीं चाहता है। तुर्की पहले से ही सतर्क हो गया, लगातार तुर्की रेड कर रहा है, लगातार लोगों को पकड़ रहा है और पकड़ने के बाद उनके साथ क्या होगा बताने की जरूरत नहीं, इस चीज़ को आप बखूबी समझ सकते हैं। बहरहाल इस समय गाजा के भी जो सूरत हाल है क्या ही कहा जाए। पिछले 2.5 सालों से लगातार राजा भाई भी चीखते चीखते थक गए, 1.5 सालों से मैं भी चीखता चीखता थक गया। हमारे चैनलों को बार बार टर्मिनेट किया जाता है ये कहते हुए कि तुम गाजा की झूठी खबरें बताते हो, गाजा की झूठी तस्वीरें बताते हो, लेकिन फिर उस टाइम भी हम सबूत के साथ बात करते थे, हम आज भी सबूत के साथ बात करते हैं। आज जेरूसलम की आपको वीडियोस दिखाता हूं, जेरूसलम में बुलडोजर के माध्यम से किस हिसाब से वहां के फिलिस्तीनी मुसलमानों का घर तोड़ा जा रहा, एक बार वीडियो में देखें आप। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि यह घर शांति से खड़ा था
अचानक से इजरायली बुलडोजर पहुंचते और पहुंचने के बाद उस घर को तोड़ने लगते हैं। और साथ ही आज जेरूसलम के इलाके में जो इजरायली ऑक्युपाइड फोर्सेस है उनके काफिले पे काफिले, मतलब एक दो गाड़ी नहीं, बकायदा पूरा काफिला जेरूसलम के इलाके में एंटर करता है और जमीन को खाली करवाने का काम करता है। और ये बात मैं हवा में नहीं बोलूंगा, उसका भी वीडियो देखें आप। इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से जो इनकी ऑक्युपाइड फोर्स है वो जेरूसलम, वेस्ट बैंक, गाजा किसी को भी छोड़ने को तैयार नहीं है। इनकी जनता ऐसी है, सरकार को आप दोष मत दीजिए, इनकी जनता ऐसी है कि अपने बच्चे समेत गोद में बच्चा लिए जो ये इजरायली है वो गाजा के अंदर दाखिल हो जाते हैं, गाजा के अंदर जाके कब्जा करते हैं। और ये बात मैं हवा में नहीं बोलूंगा, इसका भी वीडियो आप अपनी स्क्रीन पे देखें। וילדים, כל מי שצועד כאן ברגעים האלה הוא מתחבר לארץ ישראל, לעזה ולארץ ישראל כולה. ברוך השם, ברוך השם. ועוד इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से महिलाएं अपने बच्चों को लेके गाजा के अंदर दाखिल होती हैं। बाद में जब हो हल्ला मचता है तो इजराइल जो फोर्स है, आईडीएफ है, वो जाती है और इन लोगों को वापस लाती है। अब सुनिए, जिस सीज फायर को लेके पूरी दुनिया खुशियां मना रही है, जिस सीज फायर की निंदा करते करते मैं थक गया। आज उस सीज फायर की कहानी महज इतनी है, कितने इंटेंस हमले हो रहे हैं कि कभी 30, कभी 50, कभी 40 फिलिस्तीनी मारे जा रहे हैं और किस हिसाब से इजराइल रॉकेट और मिसाइल दाग रहा है, उसका भी मंजर आप अपनी स्क्रीन पे देखें पहले। इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से हमले कर रहा है इस समय इजराइल और किस हिसाब से जमीन को थर्रा देने वाला हमला कर रहा। कभी केमिकल्स का छिड़काव, मैंने ऑलरेडी वो वीडियो आपको दिखाया है। पहले लेबनान पे केमिकल का छिड़काव किया इजराइल ने, फिर सीरिया पे किया, उसके बाद गाजा पे किया। और ये तीनों रिपोर्ट किसी लोकल ग्रुप की नहीं आई, ये UNRW की रिपोर्ट है कि जमीन को बंजर करने के लिए इजराइल खतरनाक केमिकल का छिड़काव कर रहा। और इन केमिकल का रिजल्ट दोस्तों ये होगा कि जमीन पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी, जमीन पूरी तरीके से तबाह हो जाएगी और वहां 100 साल तक कुछ भी पैदा नहीं होगा। और अगर आप नोटिस करें तो गाजा में इतनी भयानक बाढ़ थी, इतनी भयानक बाढ़, लोग थर्रा गए थे। लेकिन आपने कहीं देखा कि गाजा के अंदर एक घास भी उगी हो? आमतौर पर इतना पानी बरसा, इतना कीचड़ हुआ, घास काई। आप अभी भी अगर गाजा की जमीन को, गाजा की मिट्टी को देखेंगे वीडियोस में, किसी भी चीज में, या तो आपको मलबा नजर आएगा या फिर गाजा की जमीन है वो पूरी तरीके से सफेद या फिर काली पड़ गई है। और अब फिलिस्तीन के अलग अलग हिस्सों में भी ये जो इजरायली डिफेंस फोर्स के लोग हैं वो केमिकल्स का छिड़काव कर रहे हैं। और इतना खतरनाक केमिकल कि उन केमिकलों को हाथ से छूना भी इम्पॉसिबल है। दैट्स वाई जो वहां के लोग हैं वो चम्मच से उठा के, छोटे छोटे फावड़ों से उठा के आपको दिखाएंगे। उसका भी वीडियो अपनी स्क्रीन पे देखिए। इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से केमिकल्स का छिड़काव करके जमीन को बंजर करने का काम इजराइल इस समय कर रहा है। और ये चीजें पूरी दुनिया देख रही है। क्या ये वीडियो अगर मैं बना रहा हूं तो अलग अलग देशों में अलग अलग मेरे जैसे पत्रकार नहीं होंगे? पूरी दुनिया ये वीडियो बना रही है, लेकिन किसी भी देश की सरकार ने इस चीज के बारे में एक शब्द बोला तक नहीं। अब सुनिए, 19 फरवरी को, यानी अगर आज से जोड़ा जाए तो ठीक 10 दिन बाद ट्रंप एक मीटिंग करेगा। 26 देशों को न्योता भेजा गया इस मीटिंग में। और मीटिंग का उद्देश्य क्या है? मीटिंग का उद्देश्य यह है कि आप लोग आइए और आने के बाद पैसे दीजिए ताकि हम गाजा की जमीन को फिर से बसा सकें। यानी कि गाजा की जमीन को बसाने के नाम पे, गाजा के लोगों के लिए घर बनवाने के नाम पे डोनाल्ड ट्रंप चंदा मांग रहा, डोनेशन ले रहा है। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि 60 देशों को न्योता गया था, 20 देश आए थे, 2-4 को इजराइल ने हटा दिया था, 1-2 को अमेरिका ने हटा दिया था। उसके बाद भी 10-12 देश बचते हैं। इन 10-12 देशों के साथ शर्त यह थी कि आप $1-1 बिलियन देंगे। रशिया ने दिया, पाकिस्तान ने दिया, तुर्की ने दिया, इंडोनेशिया भी शायद दे रहा था, दुबई भी दे रहा था, सऊदी अरब भी दे रहा था, अमेरिका भी दे रहा था, कतर भी दे रहा था, जॉर्डन भी दे रहा था। अब ये तमाम मुस्लिम देश $1-1 बिलियन दे रहे थे। काम गाजा के अंदर कुछ हुआ नहीं।
एक पौधा तक गाजा के अंदर लगा नहीं, सीज फायर अभी तक रुका नहीं, तो भाई साहब बड़ा सवाल ये निकल के सामने आता है कि फिर से चंदे की जरूरत कहां पड़ गई। यानी अब ये दो हरामी, इन दोनों का प्लान है, वो चाहे नेतन्याहू हो चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो, इनका ये प्लान है कि तुम गाजा की जमीन को बर्बाद करो, कब्जा करो। अभी आपके जहन में एक सवाल आया होगा कि भाई साहब अगर इजराइल का प्लान है कि हम फिलिस्तीन की जमीन को कब्जा कर लेंगे तो वो जमीन क्यों बंजर कर रहा? इसका जवाब दोस्तों बड़ा सिंपल सा है कि इनका प्लान फिलिस्तीन की जमीन को कब्जा करके वहां खेती करने का नहीं है। ये वहां पे बड़े बड़े होटल बनाएंगे, वहां के बीचेस को ऐसा सजाएंगे जैसे सऊदी अरब है, ताकि वहां पे टूरिज्म बढ़े। टूरिज्म बढ़ेगा तो क्या होगा? वहां पे आमदनी होगी, ट्रंप सिटी बनाई जाएगी और उसका पैसा इजराइल और ट्रंप के हाथ में। और एक बड़ा सिंपल सा सवाल पूछता हूं कि ऐसी महंगी जगहों पे क्या गरीब आदमी जाएगा? जवाब बड़ा आसान है, नहीं। तो गाजा के जो लोग हैं जिनके पास खाने को रोटी नहीं है, क्या इन जगहों पे जा पाएंगे? नहीं। तो फिर वो कहां जाएंगे? उनको गाजा से या तो हटाया जाएगा या फिर मार दिया जाएगा। यही चल रहा है। इन दोनों का प्लान है कि तुम गाजा को तबाह करो, हम चंदा लेंगे और चंदा लेके हम गाजा को बना देंगे। मेरा जो दामाद जॉर्ज कुश्नर है वहां का काम संभाल लेगा, उसके बाद हम दोनों हाथ घी में और मजे काटेंगे। गाजा के 10-15 लाख लोग मरते हैं तो मर जाएं, भाड़ में जाए, हमें क्या। ये इनका प्लान है। और इसमें आप सोचिए, नॉन मुस्लिम देश बाद में शामिल होते हैं, जो मुस्लिम देशों पहले कूद पड़ते हैं। खैर, इधर ये तमाम चीज दोस्तों चल रही है, लेकिन इधर एक और अपडेट निकल के सामने आई है कि सीरिया और सऊदी अरब एक दूसरे के साथ मिलके एयरलाइन शुरू करने वाले हैं। मतलब इस लेवल का इनके पास अब याराना दोस्ताना जो भी कह लें, सीरिया और सऊदी अरब के बीच हो गया कि सीरिया का जो राष्ट्रपति इससे पहले $1 मिलियन का आतंकवादी था, अब एयरलाइन चलाएगा। और सुनिए, जो सऊदी अरब गाजा के लिए फूटी कौड़ी ना दे सका, वो सऊदी अरब एयरलाइन के नाम पे सीरिया में फंड रेज करेगा और वहां पे पैसे इन्वेस्ट करेगा। खैर, क्या कहा जाए। इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है दोस्तों कि भारत की जो इंडियन कोस्टल गार्ड फोर्स है, यानी जो हमारी नेवी की फोर्स है, उसने 3 टैंकरों को सीज किया है। ये तीनों स्मगलिंग का तेल लेके अरबियन सागर के माध्यम से जा रहे थे। ये हमारी टेरिटरी में जैसे इंटर करते हैं, फौरन ही हमारे कोस्टल गार्ड के लोग वहां पे पहुंचते हैं। वीडियो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे। और पहुंचने के बाद उन लोगों को गिरफ्तार करते हैं। जांच पड़ताल में अभी तक जो इनपुट निकल के सामने आई है कि ये तमाम लोग ईरान से संबंध रखते हैं। अब कितनी सच्चाई है, क्या गलत है, क्या सही है, इसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और साथ ही अभी मैंने शुरू में बताया था कि मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एप्स्टीन फाइल में भारत के बड़े बड़े लोग लड़कियां खरीद रहे थे, और एक ऐसा आदमी जिसके नाम के पीछे अंबानी लगा है, इशारा आप समझ गए होंगे, वो भी इसमें शामिल था। और इसका खुलासा मैं आपको अगली वीडियो में करके दिखाऊंगा। और इस वीडियो में इसलिए नहीं करा चूंकि वीडियो ऑलरेडी बड़ी लंबी हो गई है और आप लोग कहते हैं कि भाई 16, 17, 18 मिनट तक डिसेंट है, उससे ऊपर वीडियो लेकर आ जाए। तो अगली वीडियो आप मिस ना कीजिएगा। इस वजह से चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिएगा। बाकी थोड़ी देर बाद आपके सामने उस वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक आप अच्छे रहे, खुश रहे, अपना ख्याल रखें, अपने देश का ख्याल रखें। जय हिंद, ऊपर वाला आपकी हिफाजत।